सबको आवाज़ आ रही है पीछे तक? आवाज़ आ रही है पीछे तक? चल, हेलो, ठीक। सो इंग्लिश, हिंदी या बाइलिंगुअल? मेरे को दो ही आती हैं। बाइलिंगुअल सभी को कंफर्टेबल है? ठीक, चल। मैं आप लोगों के साथ जो हम इन 4-5 डिजीज़ में जो मॉडर्न एलोपैथी जिसको बोलते हैं उसमें क्या करते हैं वो शेयर करने आए। इंटीग्रेशन का बेसिकली मतलब यही है। तो इसमें कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से भी और आपके हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। 40-50 मिनट में अगर वो चीज़ों का आदान प्रदान हो जाता है तो मेरे को लगता है कि ये मेरा आना आप लोगों का टाइम जस्टिफाइड। ठीक है। सो इस सेशन को हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे। सब एक साथ बोलते हैं तो मामला गड़बड़ा जाता है। सब बोल सकते हैं, अपना हाथ उठाइए, मैं अपने आप बोलने का मौका दूंगा तो उससे सब लोग सबका सुन पाएंगे। अदरवाइज़ हम में से कुछ ही लोग ऐसे हैं जो एक साथ बोल भी सकते हैं, 4 लोगों की सुन भी सकते हैं, सब नहीं कर सकते, तो उन्हीं के समझ में आएगा नहीं तो फिर। चलिए, सबसे पहली बीमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस है। जितनी भी जॉइंट इन्वॉल्वमेंट की डिजीज़ेज़ होती हैं उसमें ये कॉमनेस्ट जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस पे बहस चल रही है अभी। कुछ लोग कहते हैं कि ये उम्र के साथ एज रिलेटेड डिजीज़ है, एज रिलेटेड डीजनरेटिव डिसऑर्डर। इट इज़ वेरी स्लो टू प्रोग्रेस। सिस्टमिक साइंस एंड सिम्टम्स इसके कुछ होते नहीं हैं, लोकली इसका सब कुछ आता है। सो नई रिसर्च कहता है कि इसमें इन्फ्लेमेशन सब लोग समझते हैं, तो इन्फ्लेमेशन जो है इसमें बहुत माइल्ड वैरायटी का, बहुत लो वैरायटी का इन्फ्लेमेशन इसमें होता है। ये भी है इन्फ्लेमेटरी, लेकिन इसमें बहुत ही थोड़ा सा होता है। तो ये जो हमने अभी तक जितनी बातें की हैं ये प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब दूसरा टर्म है सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। आपके चोट लग गई, हड्डी टेढ़ी जुड़ गई, तो उसकी वजह से जॉइंट जो उसके पास वाला जॉइंट है उस पर ज़्यादा एक तरफ वज़न आएगा, एक तरफ कम आएगा। तो ज़्यादा वज़न आने की वजह से उस तरफ ज़्यादा डैमेज होगा, तो वो हमारे सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में काउंट होती हैं। या फिर किसी बीमारी की वजह से आपको वहाँ उस जगह पे कोई ट्यूमर है, ये गाउट जो यूरिक एसिड ज़्यादा शरीर में होता है उसकी वजह से हो जाता है। तो जो बाकी जितने भी कारण हैं उसको सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ज़्यादातर यूजुअली सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस पोस्ट ट्रॉमेटिक होता है, चोट लगने के बाद। सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस को डेवलप होने में सालों लगते हैं, 6 साल 10 साल, इतना जल्दी नहीं डेवलप करते। तो ये भी एक ध्यान रखने की बात है। ये जितनी भी सारी हम डिजीज़ेज़ यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इसमें रेड फ्लैग साइंस, रेड फ्लैग साइन का मतलब समझते हैं? वाइट फ्लैग का क्या मतलब होता है? पीस, लड़ाई छोड़ो, लड़ाई छोड़ो। और रेड डेंजर। सो रेड फ्लैग साइन कोई भी ऐसा हिस्ट्री में कुछ आए या आपकी जांच में कुछ साइंस, सिम्टम्स एंड साइंस में कुछ भी ऐसा निकल के आता है जिसमें ये पता लगे कि ये जो हम ट्रीट कर रहे हैं इससे कुछ ज़्यादा खतरनाक है, वो इंडिकेशन आपको हिस्ट्री में मिलेंगी और एग्ज़ामिन करने में मिलेंगी। तो अगर ऐसा कुछ मिलता है तो उन्हीं को हम रेड फ्लैग साइंस बोलते हैं। रेड फ्लैग साइन का मतलब है कि भैया इन्वॉल्व कर लो इनको भी, मैं मरा हूँ तो साथ में ये भी मरें, अकेले अकेले नहीं झेलना। तो दैट इज़ रेड फ्लैग साइन, मतलब मेरे उससे बाहर का है, अब दूसरी चीज़ इन्वॉल्व कर। बेसिकली ये है कि उस चीज़ को अपने पास, अगर आपको पता है कि ये रेड फ्लैग साइन की वजह से ये बीमारी अब चेंज होकर दूसरी आ गई है,
अगर दूसरी का भी मैं कर सकता हूँ तो ठीक है, लेकिन रेड फ्लैग साइन यही बताती हैं कि ये जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं ये वो नहीं है। जितने भी जोड़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें कॉमनेस्ट क्या होता है? सबसे कॉमन पेन तो प्रेजेंटेशन हो गई। कारण, जोड़ों में दर्द का सबसे कॉमन कारण क्या होता है? डिजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक, इंजरी बाद में आएगा, इंजरी से पहले कुछ और आएगा। इन्फ्लामेशन से पहले एक चीज़ और आएगी जो इन्फ्लामेशन से ज़्यादा खतरनाक है। रेडनेस, स्वेलिंग होती है, उसमें फीवर भी आता है। इन्फेक्टिव, वेरी गुड। सो जो ये इन्फेक्टिव है, अगर ये इन्फेक्टिव आपके कोई कीटाणु चला गया है, बैक्टीरिया अगर जॉइंट में चला गया है, फंगस अगर चली गई है, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स सीक्रेट करते हैं। वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो है वो जॉइंट को गलाने लग जाता है। 6 घंटे में तो पूरा जॉइंट साफ कर देता है। तो अगर आपके पास कोई अर्थराइटिस का या कोई वैसे पेशेंट आया है और उसमें आप ये चीज़ मिस कर जाते हैं तो 6 घंटे में तो साफ़ हो जाएगा जॉइंट। फिर जो वो रेड फ्लैग है ना, वो मरीज़ के बजाय आपके ऊपर लग जाएगा या आपके घर पे लग जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो रेड फ्लैग साइन हमें मिस नहीं करने हैं। उसमें सबसे कॉमनेस्ट कोई भी जोड़ का इन्वॉल्वमेंट के लिए सेप्टिक अर्थराइटिस, इन्फेक्शन को हम सेप्टिक अर्थराइटिस उसमें बोलते हैं। हाँ, तो अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस का आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उस मरीज़ को एकदम से फीवर आ जाए, रेडनेस आ जाए, स्वेलिंग आ जाए, सूडो पैरालिसिस। व्हाट इज़ सूडो पैरालिसिस? एक्चुअल पैरालिसिस है नहीं, लेकिन हिल नहीं रहा, बहुत सीवियर पेन है, मरीज हिला ही नहीं पा रहा, सेप्टिक में होता है, ये कॉमन फीचर है। ट्यूबरक्लोसिस में भी एक प्रेजेंटेशन ये एक्यूट वाली आती है। ट्यूबरक्लोसिस में अगर स्पाइन का ट्यूबरक्लोसिस है तो उसमें वो आपकी नर्व्स के ऊपर या तो एब्सेस या पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो जाए, या वो इन्फेक्शन जो है उस पर्टिकुलर नर्व की ब्लड सप्लाई काट दे, तो उन सभी केसेस में पैरालिसिस हो सकता है। ये तो अलग से इन्होंने सवाल पूछा, उसमें से हट के। तो हमें रेड फ्लैग साइन समझ में आ गए। जो कॉमनेस्ट रेड फ्लैग साइन किसी भी जोड़ों के इन्वॉल्वमेंट में, वो सेप्टिक अर्थराइटिस है। मेरी एलोपैथी प्रैक्टिस में अगर मेरा कोई स्टूडेंट कोई भी एक सेप्टिक अर्थराइटिस मिस कर जाता है तो वो पास होने लायक नहीं है। वो 2 सेप्टिक नहीं है, उसको सेप्टिक बना के और ट्रीटमेंट कर दे तो मैं उसको माफ़ कर दूंगा। आप समझ गए? हाँ, सेप्टिक अर्थराइटिस बचना नहीं चाहिए। आप 2 ज़्यादा गिन लो चलेगा, क्योंकि 6-8 घंटे में पूरा जोड़ ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना? तो इसलिए सेप्टिक अर्थराइटिस किसी से नहीं छूटना चाहिए। सेप्टिक अर्थराइटिस के रेड फ्लैग साइंस हमने देखे कि बुखार आएगा, रेडनेस होगी, एकदम से स्वेलिंग ज़्यादा होगी, सीवियर पेन होगा, हल्का सा हिलाने पे भी सीवियर पेन होगा। ब्लड में अगर टेस्ट कराएंगे तो ब्लड में ब्लड काउंट्स बहुत ज़्यादा रेज होंगे, CRP बढ़ा हुआ होगा, ESR 2-3 दिन बाद बढ़ने लग जाता है। सेप्टिक और रूमेटिक अलग होती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस इसके बाद लें, रूमेटिज्म वाला इसके बाद लेंगे हम। अभी प्लेन डीजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है? तो इसके साइंस एंड सिम्टम्स आपको पता है। ये रेड फ्लैग साइन मैंने एक बताया, और क्या हो सकते हैं रेड फ्लैग साइंस? आप ऑस्टियोआर्थराइटिस समझ के उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक ऐसा और क्या आपको लगे कि फिर आपको यूँ समझ में आया कि नहीं भैया ये अब इधर उधर जाना चाहिए, रेफ़र होना चाहिए। मरीज़ दोबारा से गिर गया, चोट लग गई, अगर वो सब कुछ आता है तो आपको भेजना है। ये सब कुछ नहीं हुआ, उसके अलावा कुछ हुआ, जैसा इन्होंने एक हिंट दी कि पहले तो पैर चला रहा था ये, अब पैर ऊपर नहीं उठा रहा, खाली नीचे जा रहा है। इसका मतलब कोई नर्व पैरालिसिस हो गई। चोट लगने से होगा, लिगामेंट इंजरी।
हाँ, बिना इंजरी भी लिगामेंट डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। कैसे? हाँ, उनकी वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, उसको सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, जो हमने ट्रॉमा केसेस में वैसे डिस्कस किया वो है। विटामिन डी की वजह से सबसे पहले जो जनरलाइज्ड मायोपैथी है ना, वीकनेस, बच्चा खेलना कूदना कम कर देगा, उसको पेन्स होंगे, नॉन स्पेसिफिक पेन्स होंगे, ये सब आते हैं। फिर बोन में डिफॉर्मिटीज़ डेवलप, ग्रोथ प्लेट्स में जो है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती बोन का, वो सब आते हैं। तो अगर फीवर आया, जॉइंट स्वेलिंग आई एकदम से, या फिर कोई नर्व डेफिसिट, पैरालिसिस हुआ, तो भी रेड फ्लैग साइन है। और क्या रेड फ्लैग साइन होंगे इनके? मेटाबॉलिक में कैसे प्रेजेंट करेगा? यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा, हाँ वो सब उसमें आएगा। लेकिन हम यहाँ पहले हम सस्पेक्ट करेंगे, तब हम जांच करेंगे। सस्पेक्ट कैसे करेंगे? या तो कुछ हिस्ट्री में हो, उससे आप मरीज से उसका जानते हैं, तब उसकी हिस्ट्री में या तो कुछ निकल के आए, या फिर आपके एग्जामिनेशन में कुछ आए। तो एग्जामिनेशन में और हिस्ट्री में हमने 2-3 चीज़ें डिस्कस की, जैसे बुखार आना, एकदम से स्वेलिंग बढ़ जाना, रेडनेस आना, पैरालिसिस हो जाना, ठीक है। कुछ नहीं हुआ, बोला सर मैं तो चला ही नहीं हूँ, बिस्तर पे हूँ जब से आपने बोला, लेकिन बैठे बैठे मेरा ये फ्रैक्चर हो गया, तो उसको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोलते हैं। सपोज अंदर कोई मेलिग्नेंट कैंसर था, बोन कैंसर था जॉइंट के पास, ऑस्टियोसार्कोमा, उससे बोन वीक हो जाएगी, आप उसको अर्थराइटिस करके ट्रीट हो रहे हैं और वो एकदम से फ्रैक्चर हो गया, तो ये भी एक रेड फ्लैग साइन है। तो हर बीमारी का एक रेड फ्लैग साइन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको जल्दी से स्क्रॉल कर लेंगे, मेरे को 40 से 50 मिनट दिए गए हैं। डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, और कोई सिस्टमिक इलनेस नहीं है, वो सब। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में कैसा मिलेगा आपको? हल्की फुल्की स्वेलिंग मिल सकती है, ये थोड़ा सा टेढ़ापन है इधर, जेन्युवेरम, इसमें पूरा घुटना सीधा नहीं हो रहा है, फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है, या ये जॉइंट्स में अबनॉर्मल स्वेलिंग्स हैं, हबर्डन्स नोड्यूल्स बोलते हैं। सो इस तरह से इसका प्रेजेंटेशन रहता है। सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशंस में इसमें हम क्या कराते हैं? एक्सरे मेन स्टे होता है। एक्सरे में क्या देखने को मिलता है? ये नॉर्मल एक्सरे है जिसके अंदर जॉइंट स्पेस, नॉर्मल आदमी में जॉइंट स्पेस, जॉइंट कार्टिलेज जो होता है वो एक जो है वो 3 मिलीमीटर टू 5 to 8 मिलीमीटर होता है। बहुत अच्छा एथलीट होगा उसमें 5 मिलीमीटर तक होगा, जो नॉर्मल डे टू डे चलने वाला है 3 मिलीमीटर होगा। तो 3 मिलीमीटर इसका कार्टिलेज, 3 मिलीमीटर इसका कार्टिलेज, 6 मिलीमीटर टू 1.2 मिलीमीटर तक ये जॉइंट स्पेस आपको मिलेगा। इसमें नॉर्मल है। तो अर्लीस्ट एविडेंस इसका कैसे मिलेगा? जब हम स्टैंडिंग एक्सरे कराते हैं, वेट बीरिंग। अगर लेट के कराएंगे तो ये मिस हो सकता है। अब ये जॉइंट स्पेस कम हो गया ना इसमें, इससे इसमें कम हो गया, तो ये सबसे पहला फीचर आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, क्योंकि बहुत स्लो प्रोग्रेसिव होता है। 6 महीने 8 महीने की जब हिस्ट्री होगी तब जाके वो यहाँ पहुँचता है। इसके बाद ये जो बोन्स हैं इसमें चेंजेस आते हैं। देखिए यहाँ पे ये टीबिया यहाँ से राउंडेड है, यहाँ पे ये चोंच निकल गई है, यहाँ और निकल गई है, ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं इनको। ये जो ये टीबिया स्पाइन है, टीबियल स्पाइन, यहाँ पे राउंडेड है, यहाँ पे शार्प हो गई है ये ऑस्टियोफाइट्स। सो ये रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स होती, ओके। बाकी इन्वेस्टिगेशंस जैसे इन्होंने कहा गाउट है, ठीक है ना, दूसरी क्रिस्टल आर्थ्रोपैथीज़ हैं, वो सब के लिए हम अलग से ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस कोई भी ऐसी जिसमें इस तरह की प्रेजेंटेशन हो, वो सारी बीमारियां आ जाएंगी। ये नाम इसमें दिए हुए हैं, सबके एक एक 2-2 सिम्टम्स दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं ना। ये गाउट, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट, हीमोक्रोमेटोसिस, तीनों ये क्रिस्टल आर्थ्रोपैथीज़ हैं। ये सोरियाटिक है, ये ऑटो इम्यून वो है।
रूमेटॉइड अर्थराइटिस नेक्स्ट में लेंगे हम, थोड़ा सा उसको डिटेल डिस्कस कर लेंगे। और बर्साइटिस इज़ जॉइंट के आसपास आप देखेंगे स्किन बहुत मोबाइल होती है, तो वहाँ बर्सा होता है, जो स्लिपरी सरफेस होता है स्किन और बोन के बीच में, दैट इज़ बर्सा। तो अगर उसका इन्फ्लेमेशन हो गया है तो वहाँ स्वेलिंग भी आएगी, रेडनेस भी आएगी। तो वो एक इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। इन्फेक्शियस अर्थराइटिस हमने डिटेल में डिस्कस की है, वो तो मिस होनी नहीं चाहिए। आपने मेरा लेक्चर अटेंड किया है और आप सेप्टिक अर्थराइटिस अगर मिस कर जाते हैं तो ये मेरे पे लानत है, क्योंकि मैं अगर मेरा अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट पास नहीं होता ऑर्थोपेडिक्स में जब तक कि वो इस लायक ना हो जाए, ठीक है ना। तो सेप्टिक को मिस नहीं करना है। बाकी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स सुने? पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स कुछ कैंसर्स हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो हार्मोन एब्डोमेन का है, चेस्ट का है, वो हार्मोन सीक्रेट करेगा, तो उसका हार्मोनल इफेक्ट आएगा। वो ट्यूमर तो यहाँ है लेकिन पूरी बॉडी में उसका हार्मोनल इफेक्ट आएगा, तो उसकी वजह से भी पैरालिसिस, नर्व्स वगैरह ये सब हो सकती हैं। आपकी विटामिन डी का डिरेंजमेंट हो सकता है, कैल्शियम और इनकी जो रेगुलेशन है बॉडी में, ये सारा अल्टर हो सकता है, तो ये इसमें हो सकते हैं। बाकी ये आयुर्वेदा के उसके हैं डिस्कशन। रेड फ्लैग साइन हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस में सडन सीवियर पेन, फ्रैक्चर, एकदम से स्वेलिंग जो है ना बिल्कुल फीवर जैसा फील होने लगे, पेन एट रेस्ट। ऑस्टियोआर्थराइटिस में मैकेनिकल पेन होता है। मैकेनिकल पेन मतलब जब मूवमेंट होगा तब। अगर आप सोए हुए हैं तो मैकेनिकल पेन नहीं होगा, जैसे ही मूवमेंट होगा तब वो पेन आएगा। मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल पेन ये हिस्ट्री टेकिंग में, ऑर्थोपेडिक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको बिना मूवमेंट किए भी पेन हो रहा है तो दैट इज़ वन ऑफ द रेड फ्लैग साइन। वो क्या इंडिकेट करता है? अगर थ्रॉबिंग पेन है तो इन्फेक्शन, अगर डल बोरिंग तो कोई ट्यूमर हो सकता है, या मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर हो सकता है, बोन पेन्स आते हैं उसको। सो ये एक पेन एट रेस्ट इज़ ऑल्सो रेड फ्लैग साइन। आपके ट्रीटमेंट पे भी जो चीज़ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है और पेशेंट डिटोरिएट करते जा रहा है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रेड फ्लैग साइंस। ओके, ऑस्टियोआर्थराइटिस में मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट, आजकल ट्रीटमेंट हमारे ना जो किताबों में आ गए हैं या जब बाकी आ गए हैं, उसमें कॉमर्शियल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आ गया है। इतना ज़्यादा आ गया है कि कई बार तो हम खुद ही बड़ा मुश्किल हो जाता है पता लगाना। तो इसके अंदर इस ऑस्टियोआर्थराइटिस में मेरे 25 साल के कैरियर में जो सबसे कामयाब ट्रीटमेंट है वो है स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज। जो एंटीरियर थाई मसल्स हैं क्वाड्रिसेप्स, इसको ऐसे टाइट करके रोक के रखना 10 सेकेंड। ये वाली एक्सरसाइज इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव। ये मैं खड़े खड़े भी कर सकता हूँ, बैठे हुए भी कर सकता हूँ, लेटे हुए भी कर सकता हूँ, कहीं भी हो सकती है। आपको पता नहीं है मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो नॉर्मल अपने डे टू डे में भी कर सकता हूँ। कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई होती है? नहीं होती, इसीलिए वो वाइट होता है ना। नॉन वेजिटेरियंस हैं, वो मुर्गा खाते हो तो उनको सफ़ेद सफ़ेद निकलता होगा जॉइंट। सो कार्टिलेज का न्यूट्रिशन कहाँ से आता है? जैसे स्पंज होता है, स्पंज को हम स्क्वीज़ करते हैं तो उसमें से फ्लूइड बाहर निकलता है, जब उसको दोबारा छोड़ते हैं तो वापस इम्बाइब करता है। तो कार्टिलेज में डिफ्यूजन से और इम्बाइबेशन से ये काम होता है। तो बेसिकली ये एक्सरसाइज से उस पर्टिकुलर कार्टिलेज का हम न्यूट्रिशन बना के बढ़ा के हीलिंग प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज करते हैं। न्यूट्रिशन हमें कितना चाहिए? कितनी बार खाना खाते हैं आप दिन में? हैं? 2 बार? सब 2 बार? 3 बार? हैं?
3 बार खाते हैं। आपकी यूनानी मेडिसिन क्या बोलती है, कितनी बारी खाना चाहिए? 2 दिन में 3 बार। द 2 दिन में 3 बार। यूनानी मेडिसिन के हिसाब से 2 दिन में 3 बारी खाना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से जो दिन में 1 बारी खाए वो योगी, 2 बारी खाए वो भोगी, और जो 3 बारी खाए वो रोगी। चलो, मेरे को यूनानी का आज वो नया कंसेप्ट मालूम पड़ा, 2 दिन में 3 बार खाना है। मैं आपसे बोलूँ कि भैया महीने में 3 बार खाएं, फिर क्या होगा? चलते बनेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज तभी अच्छा काम करेगी जब हम इसको काट ले। इसको भी थोड़ी थोड़ी देर में चाहिए, वो 2 दिन तक वेट नहीं करेगा, तो रिपीटेडली बार बार एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप क्यों होती है? क्योंकि सराउंडिंग मसल्स ना, कुछ तो पेन की वजह से, और कुछ लोग वैसे नहीं करते तो वीक होने लग जाती। जैसे ही मसल्स वीक होती हैं तो ये आर्थराइटिस हमारा ज़्यादा तेज़ी से होने लग जाता है। क्यों होने लग जाता है ज़्यादा तेज़ी से? अगर मेरी मसल्स स्ट्रॉन्ग हैं तो ये पैर बिल्कुल सीधा पकड़ के रखेंगे। जैसे ही मेरे में नहीं है तो एक तरफ प्रेशर ज़्यादा पड़ने लगेगा, जिस तरफ वेट होगा। अगर यहाँ पे अभी मेरा 60 kg वज़न है तो 30-30 दोनों तरफ पड़ रहा है। जैसे ही मेरी मसल्स ने इसको नी को सही से नहीं पकड़ा तो ये बकल करेगा। अब यहाँ पे तो आ जाएगा 120 और यहाँ पे आ जाएगा 20-30। प्रेशर एरिया पे डिपेंड करता है ना, तो प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, तो उससे बहुत जल्दी डिटोरिएशन होता है। तो अपनी मसल्स को, सराउंडिंग मसल्स को जॉइंट के आसपास स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। तो ये ट्रीटमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस का और क्या ट्रीटमेंट करते हैं? मॉडर्न मेडिसिन में हम बहुत अच्छा इलाज करते हैं। जो आजकल ज़्यादा करता है वो ज़्यादा बड़ा डॉक्टर माना जाता है। रिप्लेसमेंट। अब कोई आपको यूँ कहे कि रिप्लेसमेंट, तो रिप्लेसमेंट कितना बुरा वर्ड है। रिप्लेसमेंट कब होगा? जब निकालेंगे किसी को तो उसको रिप्लेस करेंगे। तो एम्पुटेशन ऑफ ए जॉइंट एंड रिप्लेसमेंट बाय ए प्रोस्थेसिस, दिस इज़ द सर्जरी। एम्पुटेशन बोलने में अच्छा नहीं लग रहा ना, लेकिन है यही। ये किस में करना चाहिए? मेरे मरीजों में मैं डिसाइड नहीं करता हूँ, मेरे मरीज़ डिसाइड करते हैं उनको टोटल नी चाहिए या नहीं चाहिए। मैं एक एडवाइजरी उनको दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने ऐसे बहुत सारे नी देखे हैं जो एक्सरे में इतने गंदे होते हैं, लेकिन आप अगर वैसे देख लो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, सारा काम मैनेज कर रहे हैं। उनको क्यों छेड़ना? जो अपनी एक्सरसाइज, जो आपने सब कुछ बताया वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपना डे टू डे एक्टिविटीज़ पूरा नहीं कर पा रहे, उनका काम सफ़र करने लग गया है, उसकी वजह से उनकी हेल्थ सफ़र करने लग गई, तो उनको प्रॉपर फिजियोथेरेपी 6-8 महीने के लिए देते हैं हम। अगर उसमें भी रिस्पॉन्ड नहीं करता तो फिर हम जॉइंट रिप्लेसमेंट में जाते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट से क्या होता है? पेन चला जाता है, साथ में प्रोप्रियोसेप्शन भी जाता है। प्रोप्रियोसेप्शन सब लोग समझते हैं। प्रोप्रियोसेप्शन इज़ पोजीशन एंड सेंस ऑफ ए जॉइंट। मैं आंख बंद करके, मेरे को पता है अभी नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, तो कोई तो सेंस ऑर्गन है जो बता रहा है मेरे को किस तरफ जा रहा है, दैट इज़ प्रोप्रियोसेप्शन। आप गिरने लगते हैं या एकदम से चेंज होते हैं तो ये वो प्रोप्रियोसेप्शन से ही ये सारी रिफ्लेक्स मैनेज होती है। तो जब हम वो काटते हैं सारे स्ट्रक्चर्स तो वहाँ से प्रोप्रियोसेप्शन भी कुछ कम होता है। तो जिनके जोड़ बदल दिए जाते हैं उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता अपने जॉइंट पे, वो दूसरी तरह से बाद में डेवलप करना शुरू करते हैं। सेकेंड इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस सब लोग समझते हैं, ऑटो इम्यून। अपना शरीर अपने शरीर के अगेंस्ट ही लड़ाई शुरू कर देता है, खाना शुरू कर देता है। दिस इज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट्स के साथ साथ अलग दूसरे ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? हार्ट,
लंग्स, ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा। इसमें क्या होता है, इसमें एक्सेसिव पेनस बनना लग जाता है, जॉइंट प्रोलिफरेट करते हैं टिश्यूज़, जॉइंट डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। तो रोमेटॉइड अर्थराइटिस अपने शरीर के कुछ हिस्सों के अगेंस्ट लड़ाई छेड़ देता है। इसको ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम? मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इज डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स, उसमें इम्यूनोसप्रेसेंट ही मेन है, उनको DMRD बोलते हैं, डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग बेसिकली है वही। तो आपकी वो इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करते हैं। उसमें दवाइयाँ आती हैं ढेर सारी, उसमें अब मिथोट्रेक्सेट के बाद अब बायोलॉजिकल्स भी आ गए, एंटीबॉडीज़ वगैरह भी जो है ना, वो भी सब स्टार्ट, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ और ये सब भी स्टार्ट हो गई हैं। दूसरा, इसके अंदर हम ट्रीटमेंट जो है वो जॉइंट्स का रेंज ऑफ मोशन, जैसे उसमें हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस में सबसे इम्पॉर्टेंट बताया स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज, ऐसे ही रोमेटॉइड अर्थराइटिस में जोड़ को 10 बार कम से कम नॉर्मल जितना घूमता है उतना घुमाना जरूरी है। ये फिजियोथेरेपी इसके साथ साथ है, जिससे कि आपकी मसल्स और जॉइंट्स के न्यूट्रिशन, मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्चर्स ना डेवलप करें, ये ज़रूरी होता है। ठीक है। मॉर्निंग स्टिफनेस, वन ऑफ द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मॉर्निंग स्टिफनेस, सिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट। मॉर्निंग स्टिफनेस सवेरे सवेरे बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं आप, बाकी लोग भी सुनना चाहेंगे आपको, कुछ इम्पोर्टेंट आपके पास है शायद। मॉर्निंग स्टिफनेस एक होता है, आप किसी भी बुजुर्ग आदमी को बोलो तो वो बोलेगा सवेरे सवेरे उठता हूँ तो सारे जकड़न होती। नॉर्मल सभी डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में स्टिफनेस आती है, लेकिन रोमेटॉइड अर्थराइटिस की स्टिफनेस की क्लासिकल वो है, थोड़ा लंबे टाइम रहती है, घंटे भर तक रहती है। घंटे बाद थोड़ा सा एक्टिविटी करने के बाद वो सेटल होती है। तो दैट इज़ सिग्निफिकेंट हिस्ट्री ऑफ मॉर्निंग स्टिफनेस। अब इसमें सीधा हम रेड फ्लैग साइंस पे आ जाएंगे। रेड फ्लैग साइंस रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या क्या होंगे? सडनली अगर इम्यूनिटी का उनका जो अटैक है वो तेज हो गया तो आपको सिस्टमेटिकली वीकनेस, काम नहीं किया जा रहा, बहुत थकान महसूस हो रही है, ये रेड फ्लैग साइंस है रोमेटॉइड के अंदर। जॉइंट में, किसी जॉइंट में सडनली एकदम से सीवियर पेन स्टार्ट हो जाए, स्वेलिंग बढ़ जाए, तो सेप्टिक भी हो सकता है और रोमेटॉइड का अपना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी उसमें आता है। दूसरा, नोड्यूल्स बन जाएं। जब डिजीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है तो उसमें वास्कुलाइटिस स्टेज आती है। वास्कुलाइटिस स्टेज में हार्ट के आपकी वेसल्स, लंग्स की वेसल्स, स्किन के सबक्यूटेनियस वेसल्स, सब में नेक्रोसिस और उस तरह से होता है। तो ये रेड फ्लैग साइंस है रोमेटॉइड अर्थराइटिस, ये जानना जरूरी। आईज़ में या फिर आपको कोई नमनेस, टिंगलिंग, पैरालिसिस, इसका मतलब है कि आपकी नर्व्स भी इन्वॉल्व हो रही हैं। बेसिकली वो इन्वॉल्व नर्व्स डायरेक्ट नहीं होती, ब्लड वेसल्स के थ्रू इनडायरेक्टली होती। पैथोलॉजी ब्लड वेसल्स में जा रहे थे। इसका एक्सरसाइजेज हमने डिस्कस कर ही लिया। बेसिकली एड़ी से लेके चोटी तक जितने भी जॉइंट्स हैं उनका फुल रेंज ऑफ मोशन होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं कि आपने पिछले एक हफ्ते में कितनी बारी हाथ ऊपर उठाया था, आप मुश्किल से 5 ढूंढ के नहीं निकाल पाओगे, जबकि पुराने आदमी ये रूटीन में सभी को करना पड़ता था। अभी मैं आपसे पूछूं पिछले एक हफ्ते में आपने ऐसा कौन सा काम किया था जिसमें आपको हाथ ऊपर उठाना पड़ा, या मैं पूछूं आपको ऐसा कौन सा काम किया था जिसमें आपको ज़मीन में बैठना पड़ा हो, तो आपके पास गिने चुने 2, 4, 5 लोगों के पास मिलेंगे, बाकी के पास नहीं मिलेंगे। WHO क्राइटेरिया बोलता है कि अगर हमें जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स प्रिवेंट करने हैं
तो नॉर्मल आदमी के अंदर कम से कम दिन में एक बारी फुल रेंज ऑफ मोशन होना चाहिए। आपके यूनानी में भी एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल में? कौन सा टाइम बेस्ट है एक्सरसाइज के लिए? सर इसमें दो दो पैटर्न है इसमें। एक इंडिविजुअल का एक अपना मिजाज होता है, उस मिजाज के अकॉर्डिंग उसकी जो हैबिट्स हैं उसके हिसाब से बेस्ट है। अदरवाइज मॉर्निंग में मॉर्निंग का टाइम वो बेस्ट होता है। सूरज उगने से पहले, बाद में? पहले। ठीक। कुछ चीज़ें हमारी बॉडी अडप्ट होके मॉडिफाई होके चेंज होती है ना, तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। कहाँ पहुँच गए हम टाइम के हिसाब से? हाफ वे, ओके। सो नॉर्मल आदमी के लिए अगर पूरे दिन में 24 घंटे में एक बार भी उसने अगर अपना पूरे जोड़ घुमा लिए तो उसको कॉन्ट्रैक्चर नहीं होगा। मेरे स्टूडेंट्स, MBBS के स्टूडेंट्स, आज से 15 साल पहले अगर मैं उन सबको बोलता था नीचे उकड़ू बैठिए, तो उकड़ू बैठना समझते हैं? स्क्वाटिंग पोजीशन में सब बैठ लेते थे। अब कोई कहेगा पैंट टाइट हो गया, पैंट टाइट पहन के आया हूँ, कोई वो, बाकी ये मसल्स के कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप कर रहे हैं। हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्चर्स हम डेवलप कर रहे हैं। तो इन सभी बीमारियों में जिसमें पेन इन्वॉल्व होता है उसमें कॉन्ट्रैक्चर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ट्रीटमेंट का एसेंशियल पॉइंट है रेंज ऑफ मोशन मेंटेन करना। आप लोगों का खाने पीने पे कितना रेस्ट्रिक्शन रहता है? आयुर्वेद में तो बहुत ज़्यादा है। वो तो यूँ कहते हैं खाना भी दवा है। यूनानी में कितना है? तो यही है यूनानी में, मतलब ये कि आप कभी भी दो तरह के खाने के साथ मिक्स नहीं करें और कभी भी पेट भर के खाना नहीं करें। ये बेस्ट वे है। ये तो हम सारी पैथीज में ही मानते हैं कि पेट भर के तो खाना ही नहीं चाहिए। यही बेस्ट है। बाकी उसके इंडिविजुअल मिजाज के अकॉर्डिंग डाइट करो, मतलब वो सबसे पहले बताएगा, उसके बाद मेडिसिन। मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर टू आयुर्वेद। ठीक। कॉन्सेप्ट इज ऑलमोस्ट सेम। फोर मॉडलिटीज है आजकल पहले, मतलब डाइटोथेरेपी भी है उसमें, मेरे से वो पूछते हैं कि सर मेरे वो ऑपरेशन हुआ है, मैं खट्टा खाऊं नहीं खाऊं? तो मैं कहता हूँ यार ये खट्टे वट्टे वाला हमें नहीं पता, तुम ऊपर चले जाओ। तो आप वाली OPD में भेज देता हूँ, उसको भी तसल्ली हो जाती है। और जो चीज़ मैं हो सकता है मैं कुछ उसमें, मैंने जो अपने पैथोलॉजी में, मेरे को पैथोलॉजी में बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे। आई वॉज ऑनर्स इन पैथोलॉजी। सो उसमें जो वुंड हीलिंग में विटामिन C का क्या रोल है, उसमें एक थोड़ा बहुत कहीं आया है। अब वो आया है, उससे मेरे को ये नहीं समझ में आया कि खट्टा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। सर इसमें मिजाज का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी ग्रोथ मिजाज मतलब नेचर, टेम्परामेंट। ठीक। हर एक इंडिविजुअल ऑर्गन सेल ये सर्वाइव करता है उसके मिजाज के अकॉर्डिंग। अगर उसका मिजाज एज पर रिक्वायरमेंट है तो वो सर्वाइव करेगा। अदरवाइज जब भी उसका मिजाज डिरेंज होगा या ऑल्टर होगा तो उसका सर्वाइवल मुश्किल है। तो किसी भी इंडिविजुअल को सर्वाइव करने के लिए हरारत यानी कि गर्मी और रुतूबत यानी कि लिक्विडिटी ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ही लिक्विडिटी खत्म होगी उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि जो चीज़ ठंडी हो और खुश्क हो वो किसी भी ग्रोथ को चेक करने रोक देगी। तो इसलिए हम जब भी कोई भी हीलिंग करेंगे तो हम उसमें विटामिन C का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसका मिजाज ठंडा होता है और खुश्क होता है। तो इसलिए और भी दूसरी ठंडी चीज़ें हैं जो हीलिंग पावर को बढ़ाती है। चोट लगने में आप देते हैं? दे सकते। ठीक। चलिए, तो ये जो है ना आजकल जो खाने की बात है, तो 2/3 लोग ज़्यादा खा खा के मर रहे हैं। भूख से मरने वाले खाली 1/3 हैं। हाँ, माल न्यूट्रिशन अगर हम काउंट करें तो कल्प्रिट इज़ ओवर ईटिंग 2/3, हंगर इज़ 1/3। ये मैजिक है हमारे अर्थ में कि अगर वैसे कैलकुलेट करो कि अरे यार इतने आदमी हैं, इतना खाना चाहिए, इससे 3 गुना तो हम बना रहे हैं, फिर क्यों एक दूसरे की शर्ट हम फाड़ रहे हैं, क्यों छीन रहे हैं? तो ये बड़ी अजीब सी और समझने वाली बात है। तो मेरे से कोई अगर बात होती है तो मैं यूँ कहता हूँ कि आज पार्टी है, तो जिस दिन मेरी फास्टिंग हो जाए मैं कहूँ आज पार्टी हुई है, क्योंकि फास्टिंग का फ़ायदा अब ज़्यादा हो रहा है आज के ज़माने में बजाय खाने के। इसीलिए किसी भी
हाँ खाना छोड़ना सब जगह बताया है हाँ। कि आप फास्ट मैं कई बार सोचता हूँ, जैसे डिफरेंट धर्म हैं और डिफरेंट पैथीज़ हैं ट्रीटमेंट की, तो उसमें आप लेके आओ कि ये इसमें हमारे वाले में ये अच्छी चीज़ है और हमारे वाले में ये बुरी चीज़ है। दूसरा मेरे को बोलेगा ना तो मेरे को गुस्सा आएगा, मेरे को तो पता है कि है इसमें गड़बड़। और अगर वो पैथी उसी पैथी में वो अपनी कमियों को हैंडल कर ली जाए तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता। दूसरों का दखलंदाजी नहीं होती और आपकी गाड़ी मस्त चलती है। जैसे ही आप नहीं करते ना तो फिर दूसरों का रोल आपके ऊपर कंट्रोलिंग आ जाता है, तो वो ठीक नहीं है। तो खाना कम खाना ये सभी पैथीज़ में है, यूनानी में भी आयुर्वेदा में भी जो खाने के बीच में जो इंटरवल है वो ज़्यादा होना चाहिए। हमारे इसमें एलोपैथी में है फ्रीक्वेंट छोटे छोटे निबल्स, ये नया कॉन्सेप्ट आया है, पहले नहीं था। तो ये दोनों उसका जो भी प्रोज एंड कॉन्स हैं वो अलग चीज़ है। डिफरेंट टेस्ट जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में करते हैं वो आपको सबको आइडिया है या मैं बता दूं? बेसिकली वो देखते हैं कि इन्फ्लेमेशन कितना है। इन्फ्लेमेशन देखने के लिए ब्लड काउंट्स, ESR और CRP, ये नॉन स्पेसिफिक वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, तो इनसे पता लग जाता है कि लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन कितना है, नाप लेते हैं। बाकी चीज़ें हैं जैसे एंटी CCP एंटीबॉडी, RA फैक्टर्स, ये रूमेटॉइड का ही पार्ट होता है, जो ऑटो इम्यून पार्ट होता है उसी का एक सेगमेंट होता है, वो डिटेक्ट होता है ब्लड। तो इस तरह से 2-3 तरीके हैं। एक्सरे में आपको जो फीचर्स मिलेंगे डिस्ट्रक्शन के वो रूमेटॉइड के अलग होंगे, यूरिक एसिड के अलग होंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस के अलग होंगे, ठीक है ना। तो ये सब के अलग अलग, सोरियाटिक के अलग होंगे। तो आप उस पैटर्न से ही भी बता सकते हैं, एक्सरे देख के भी। आपको दूर से एक इतना छोटा सा वो बिल्ली या टाइगर का बच्चा दिखे तो बता पाएंगे कि ये बड़ा बिल्ला है या फिर टाइगर का बच्चा है। उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो मूवमेंट है कि भैया बिल्ली का बच्चा तो यहीं पाया जाता है और टाइगर तो उधर पाया जाता है, तो उससे भी बहुत सारी हमारी बीमारियां इनडायरेक्टली हम पकड़ते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें काउंट होती हैं। फिजियोथेरेपी हमने इसमें बात कर ली है, रेड फ्लैग साइंस की हमने रूमेटॉइड में बात कर ली है, कब रेफ़र करना है। बाकी ये आयुर्वेदा के और दूसरे ट्रीटमेंट्स हैं। अब हम आ जाते हैं स्पॉन्डिलोसिस पे। सर्वाइकल और लंबर, सर्वाइकल रीजन और लंबर रीजन, स्पॉन्डिलोसिस और स्पॉन्डिलाइटिस। आइटिस इज बेसिकली इन्फ्लेमेशन, लोसिस स्पॉन्डिलोसिस इज बेसिकली डिजेनरेटिव वाला। तो ये टर्म बड़े लूजली यूज़ होते हैं, इस वो क्लियर कट डिफाइंड है नहीं। सर्वाइकल रीजन में हो रहा है तो सर्वाइकल, और लंबर रीजन में हो रहा है तो लंबर, ठीक है। आजकल हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत गंदी हो गई है, तो उसमें ये सभी चीज़ें बढ़ रही हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या है? ये भी डिजेनरेटिव सर्वाइकल स्पाइन की चेंजेस हैं। इसमें क्या क्या होता है? इसमें जो आपका रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट होता है, अंदर से बोन्स ऑस्टियोफाइट्स बढ़ने लगते हैं, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, उनकी थिकनिंग होने लग जाती है। तो जो अवेलेबल स्पेस होता है नर्व्स को, वो उनका है तो क्लोज स्पेस, अगर इधर से हड्डी बढ़ेगी तो वो कहाँ जाएगी? नर्व वाली तरफ ही जाएगी जो क्लोज में है, तो वो उसमें नर्व प्रेशर के साइन सिम्टम्स आते हैं। अगर निकलती हुई नर्व रूट जिसको बोलते हैं हम, नर्व रूट, उस पर अगर प्रेशर आ रहा है तो रेडिकुलाइटिस बोलते हैं हम, रेडिकुलर पेन, रेडिएटिंग पेन। यहाँ से पेन पूरे हाथ में आ रहा है, इसमें 2 फिंगर्स में, तो ये उसका फीचर्स है। फिर क्या होता है? पूरा कॉर्ड ही दब गया, बहुत स्लो दबता है, तो उसको माइलोमलेशिया बोलते हैं। माइलोमलेशिया में पूरे कॉर्ड का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम, अपर लिम्ब में वीकनेस ज़्यादा है, लोअर लिम्ब में कम है, ब्लैडर बॉल कैसे इन्वॉल्व हो रहा है, उस सब से न्यूरोलॉजिकल साइंस एंड सिम्टम्स हैं स्पॉन्डिलोसिस के, वो ऐसे आते हैं, ठीक है। कैसे डायग्नोज करते हैं? क्लिनिकल हिस्ट्री टेकिंग,
लंबी है, धीरे धीरे बढ़ रही है। फिर मैं एग्ज़ामिन करता हूँ, एग्ज़ामिन मूवमेंट्स देखता हूँ कितने रेस्ट्रिक्टेड हैं। ये पर्टिकुलर मूवमेंट के अंदर जो नर्व रूट जहाँ से एग्ज़िट होती है, न्यूरल फोरामिना, इस पर्टिकुलर मूवमेंट में जब मैं पीछे देख के और लेटरल इस पे करता हूँ, वो न्यूरल फोरामिना कंप्रेस होता है। अगर सपोज़ नर्व यहाँ से एग्ज़िट कर रही है, तो नर्व की अगर थिकनेस ये है और ये कंप्रेस होगा तो इस पर प्रेशर आएगा। तो जब ये होने वाला होता है तो दिस इज़ माय स्ट्रेस टेस्ट। सर्वाइकल स्पाइन में कॉर्ड होता है, नर्व होता है, तो जो भी टेस्ट होते हैं बहुत डेलिकेट और आराम से करते हैं। तो इसको आप पहले से पता लगा सकते हैं, ये करने पे उसको पेन बढ़ जाएगा। और जैसे ही आप यूँ करके थोड़ा सा करेंगे, वो पीछे वाला थोड़ा सा ओपन होगा, उसको रिलीफ आएगा ना प्रेशर सिम्टम्स। तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो रेडिकुलर पेन है, अगर वो ऑसिपिटल नर्व इग्नोर कर रहा है तो हेडेक होगा। अगर हाथ वाली कर रहा है तो ये हाथ के सिम्टम्स आएंगे, जिसमें सेंसरी सिम्टम्स भी आएंगे और वीकनेस मोटर सिम्टम्स भी आएंगे। ठीक है। ये नॉर्मल एक्सरे है सर्वाइकल स्पाइन का, जिसमें लोअर सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है, इसमें जो आगे का सॉफ्ट टिश्यू होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, शैडो। दिस इज़ नॉर्मल। जितना वर्टिब्रल हाइट होती है, ये इसकी जितनी थिकनेस है उतना ही आगे सॉफ्ट टिश्यू होता है। अगर इस थिकनेस से ये कम है तो इसका मतलब नॉर्मल है। अपर पार्ट में 3 से 5 मिलीमीटर ही होता है सॉफ्ट टिश्यू। तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत पतला सा सॉफ्ट टिश्यू है, बिल्कुल साथ में आ गया, यहाँ आके बढ़ता है। तो अगर कुछ एब्सेस है, कुछ और स्वेलिंग है, तो वो यहाँ सॉफ्ट टिश्यू में आपको दिखाई देगी। बोन में जो चेंजेस आती हैं वो आती हैं जॉइंट स्पेस रिडक्शन, ये ऑस्टियोफाइट बन रहे हैं आपस में, ऑलमोस्ट फ्यूज़ हो गए हैं, यहाँ बिल्कुल मूवमेंट नहीं है। ये पीछे वाले जॉइंट्स हैं, फेसेट जॉइंट्स, इनमें भी बीकिंग हो गई है, शार्पनेस हो गई है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये कनाल के अंदर ये न्यूरल फोरामिना है, देखो न्यूरल फोरामिना का शेप चेंज हो गया। वैसे न्यूरल फोरामिना जो है आप देखेंगे बिल्कुल राउंडेड, गोल और बड़ा होता है। ये इनलार्ज फोटो है, इसमें देखो अलग अलग शेप के हो गए हैं, यहाँ पे ऑस्टियोफाइट बन गए, तो ये कंप्रेस भी करते हैं। तो ये इनकी प्रेजेंटेशन है। इसमें मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है? ट्रैक्शन, स्पाज्म, पेन रिलीफ उसके लिए देते हैं या रेस्ट के लिए देते हैं। ये ट्रैक्शन के 3 रोल्स। ठीक है। अदरवाइज स्टैटिक सर्वाइकल स्पाइन एक्सरसाइज, बिना नेक का मूवमेंट हुए नेक की मसल्स हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। 10 सेकेंड्स यूँ बोलेंगे, इधर प्रेस करो, 10 सेकेंड्स पीछे, 10 सेकेंड्स इधर, 10 सेकेंड्स इधर। बार बार करने से सराउंडिंग जो मसल्स हैं वो आपकी स्पाइन को पकड़ के रखें। जैसा हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस में डिस्कस किया था कि अगर मसल्स वीक होती हैं तो उसमें फिर एक तरफ प्रेशर ज़्यादा लगने लगता है। जो बीमारी जिस स्पीड से बढ़ रही होती है उसकी 10 टाइम्स स्पीड हो जाती है। तो जैसे ही आप मसल्स को कंट्रोल में ले आते हैं तो वो उसको स्लो डाउन कर देता है। तो ये मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है एक्सरसाइज। अगर ज़्यादा हो रहा है, कंप्रेशन ज़्यादा हो रहा है, तो फिर सर्जरी। जो बोन्स और सॉफ्ट टिश्यू, नर्व्स और कॉर्ड पे प्रेशर डाल रहे होते हैं उनको हम निकाल देते हैं। ठीक है। और इंस्टेबिलिटी के लिए फिक्स कर देते हैं। इसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में रेड फ्लैग साइंस बताएंगे क्या क्या हो सकते हैं? हाँ, एक वर्टाइगो, गिडीनेस और नमनेस, एनी वीकनेस और पेन, रेडिकुलर पेन और वीकनेस और फीवर आ रहा है, रेस्ट पेन हो रहा है। अगर कोई ट्यूमर है तो उसमें रेस्ट पेन भी होगा। ठीक है। सो ये इसके रेड फ्लैग साइंस हैं। एकदम से आपका ज़्यादा वजन कम हो रहा है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, दैट इंडिकेट्स देयर इज़ सम ट्यूमर, है ना, या कोई मेलिग्नेंसी है।
हाथ लगाने में एकदम से ज़्यादा टेंडरनेस है, कोई डिफॉर्मिटी आ जाए, सडन वीकनेस आ जाए, ठीक है ना, या फिर लिम्फ नोड्स पाल्पेट हो रहे हैं बड़े बड़े, लिम्फ नोड बड़े तो अपने आप में ही कैंसर वो बताते हैं, कैंसर बताते हैं। है सारा लाइफस्टाइल का देना देना। एक बारी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाती है तो हम फिर बताते हैं कि कितने दिन हम संभाल के बचा के चलिए इसको। एक रस्सी है कपड़े सुखाने वाली, उस पर अगर हम 10 कपड़े सुखा सकते हैं तो आप 10 कपड़े ज़िंदगी भर सुखाइए जाइए, उसमें कुछ नहीं होगा। जहाँ 11वां कपड़ा डाला हो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगी। तो जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने से पहले हमारी स्पाइन है उसमें हम 25 कपड़े सुखा सकते हैं, लेकिन जैसे ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होती है हम 5 या 7 सुखा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप उनकी एक्टिविटीज़ रेस्ट्रिक्शन कर देते हैं कि भैया अब आपकी गर्दन जो है वो ज़्यादा झेलने लायक नहीं है, तो आप अपना ये सब जो है ना कम कर दीजिए। तो ये एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन, बाकी एक्सरसाइजेज हैं। सेम लंबर स्पॉन्डिलोसिस में भी बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, ऐसे ही होता है। इसमें जैसे मैंने सर्वाइकल स्पाइन के लिए ये एक टेस्ट बताया था, रेडिकुलर टेस्ट, इसमें स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट होता है, SLR। जो हमारी नर्व जो है वो स्पाइन से निकलती है और नीचे तक जाती है, सियाटिक नर्व। तो जब हम इसको हिप को ऊपर मूवमेंट करते हैं ना तो उसमें स्ट्रेच आता है नर्व में। जो हमारा न्यूरल फोरामिना है वहाँ पे 8 मिलीमीटर से लेके 1.3 मिलीमीटर तक, मतलब 1 सेंटीमीटर तक वो नर्व मूव करती है, इतना स्ट्रेच आता है। सबको समझ में आया? नहीं समझ में आया किसी को? जो हमारा न्यूरल फोरामिना है उसमें ये नर्व जा रही है आपकी। तो अगर हम स्ट्रेट लेग रेजिंग करते हैं, पैर ऊपर उठाते हैं, तो ये यहाँ पे इस फोरामिना में इतनी मूव करती है। नॉर्मल में इतना मूवमेंट अलाउड है। जैसे सीधा कर लिया तो यहाँ पे है, जैसे ही मैंने 90 डिग्री किया तो ये नर्व इतनी स्ट्रेच होती है, रस्सी जैसे खींचते हैं। तो ये स्ट्रेट लेग रेजिंग का प्रिंसिपल है। इसमें क्या होता है, जब 30 डिग्री पे होता है ना तब पहला स्लैग आता है। जैसे ही मैं उठाऊंगा इसको तो पहले 30 डिग्री में यहाँ कोई मूवमेंट नहीं होता, 30 to 60 डिग्री में इतना मूवमेंट होगा, और 60 के बाद भी इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता। तो अगर इस 30 से 60 के बीच में अगर आपको रेडिकुलर पेन मिल रहा है पूरे पैर में, तो उसका मतलब होता है नर्व स्ट्रेच साइंस पॉजिटिव। जब डिस्क निकल जाती है, ऐसे होता है न्यूरल फोरामिना, यहाँ डिस्क होती है। जब डिस्क इसके ऊपर प्रेशर डालती है और ये खींचता है तो वो डिस्क के ऊपर, तो उसको रेडिकुलर पेन होता है। ये समझ में आया सबको? लंबर स्पॉन्डिलोसिस में भी हम मूवमेंट देखते हैं और ये SLR देखते हैं एक्सक्लूड करने के लिए कि डिस्क डिजीज़ तो नहीं है। सेम एक्सरे चेंजेस जैसे सर्वाइकल स्पाइन में हमने डिस्कस किए, ऑस्टियोफाइट्स बनते हैं, डिस्क स्पेस रिडक्शन होता है, पीछे का जो वो न्यूरल फोरामिना कंप्रोमाइज़ होता है, ये होता है। दूसरा, हमारे पास MRI है, MRI में हम एक्चुअल डिस्क की जो पोजीशन है वो भी देख पाते हैं। ये वेल हाइड्रेटेड डिस्क है। आपका सवेरे अगर हाइट नापी जाए तो आप 1 से 1.25 सेंटीमीटर लंबे होंगे, वो इन्हीं डिस्क की वजह से होता है। इसमें हाइड्रेशन वाटर लेके ये फूल जाती हैं, तो आपको टोटल इतना हाइट का गेन देती हैं। शाम तक आते आते इसका सारा फ्लूइड आउट होता है, पतली हो जाती हैं, तो आप 1 सेंटीमीटर हाइट लॉस करते हैं। ये MRI के अंदर ये वेल हाइड्रेटेड डिस्क बता रहा है, यंग 45-50 के आते आते डिहाइड्रेट ड्राई होने लग जाती, तो ये उनके चेंजेस हैं। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं, ट्यूमर, इन्फेक्शन,
या इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स में खासकर एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आप लोगों की पैथी में क्या कोस यूनानी में, जिसमें बैम्बू स्पाइन हो जाती है, पूरी स्टिफ हो जाती है स्पाइन, हिप जॉइंट शोल्डर जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें मूवमेंट नहीं हो पाता स्पाइन का ना, है हाँ, स्पाइन इसमें मेन इन्वॉल्व होता है। तो ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये हाँ, मतलब एलोपैथी में ये इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है, एक तरह का ऑटो इम्यून ही है ये। रेड फ्लैग साइंस हमने सारे डिस्कस कर लिए। कोई इन्फेक्शन इंडिकेट कर रहा हो, कोई ट्यूमर इंडिकेट कर रहा हो, कोई नर्व डेफिसिट इंडिकेट कर रहा हो तो रेड फ्लैग में जाएगा। ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम? मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट तो मसल बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस, वेट लॉस बहुत हेल्प करता है। लंबर स्पॉन्डिलोसिस में वेट लॉस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। और नहीं होता तो फिर सर्जिकल डिकम्प्रेशन करते हैं हम। फाइब्रोमाइल्जिया, ये यूनानी में ये इसका क्या काउंटर पार्ट है? दिया होगा ना, इसमें दिया होगा नाम है, दिया है इसमें कहीं पे? कौन सा? ये आयुर्वेद वाला दिया हुआ है, इसमें यूनानी का नहीं इंक्लूड हुआ हुआ। अलग दिया है आपको, अलग से बना के दिया है। मेरे को भी दो भाई, आपने अलग से बना लिया, इसमें दिया है, चलो मैं उसमें देख लेंगे। ये जो है फाइब्रोमाइल्जिया, इडियोपैथिक पता है क्या होता है? इडियोपैथिक हाँ, दूसरे हम लाइटर वेन्स में क्या बोलते हैं? वेयर डॉक्टर इज इडियोटिक एंड पेशेंट इज पैथेटिक, उस कंडीशन को इडियोपैथिक बोलते हैं। डॉक्टर को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा और मरीज़ की हालत खस्ता, तो इडियोपैथिक। पहले 60-70% कंडीशन इडियोपैथिक हुआ करती थी, अब थोड़ा 2-4 कारण आदमी ने ढूंढ लिए हैं, तो अब 60 की बजाय अब 30-40 रह गई हैं, पर अभी भी हैं, ठीक है। ये एक फाइब्रोमाइल्जिया डिजीज़ ऑफ एक्सक्लूजन है। दर्द 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 दर्द, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ठीक है। इसके साथ साथ थोड़ा सा साइकोलॉजिकल स्टेटस, थोड़ा सा अपर जीआई सिम्टम्स, थोड़ा सा स्लीप का डिस्टर्बेंसेस, थोड़ा सा लोअर जीआई सिम्टम्स, साफ़ नहीं हो रहा, ज़्यादा साफ़ हो रहा है ना। आपका जो बाउल हैबिट्स हैं ये ठीक से नहीं हुआ, ये वो, इस तरह की सारी एसोसिएटेड इसमें देखने को मिली हैं। कुछ लोग कहते हैं ब्रेन में कुछ न्यूरोकेमिकल्स नहीं बनते, उसकी वजह से ये बीमारी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बीमारी, कुछ लोगों में पेन सेंसिटाइजेशन ज़्यादा हो जाता है ओवर द टाइम। मेरे मरीज़ जिनमें मैं ऑपरेशन करता हूँ, तो पहले ऑपरेशन में उनको इतना दर्द नहीं होता, पर दूसरे ऑपरेशन में पहले से ज़्यादा होता है, तीसरे में वो, तो ये स्टेप अप फेनोमेना है। आप उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा वो करते हैं, तो ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। एक थ्योरी ये भी है इसकी, फाइब्रोमाइल्जिया। हम डायग्नोज कैसे करते हैं? कोई सूजन नहीं होती, रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट भी नहीं होता, यूजुअली स्टिफनेस हो सकती है इसमें, पर यूजुअली नहीं होता। जब हम दबाते हैं तो उसको पेन होता है, अबनॉर्मल टेंडरनेस होती है। तो 18 पॉइंट लोगों ने ढूंढे दबा दबा के, 18 में से अगर 11 पॉइंट आपको पेन पेशेंट को है तो उसको फाइब्रोमाइल्जिया हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कारण बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों होता है, क्या होता है, ये सब एसोसिएटेड हैं। तो इसमें साइको सोशल एलिमेंट भी है, कुछ न्यूरोकेमिकल सीक्रेशन का भी है, कुछ एक्सरसाइज ना करने का भी है। जो एक्सरसाइज करते हैं उनमें एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं। एंडोर्फिन्स क्या करते हैं? पेन रिलीव करते हैं, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, हैप्पीनेस भी देता है वो। तो ये इनमें ये सब कम होता है। पर कुछ मरीज इसमें ऐसे होते हैं जिनको एक्सरसाइज कराने पे ये और बढ़ जाता है।
अब एज ए डॉक्टर मेरे पास कोई ज़्यादा चॉइस है नहीं, तो क्या करोगे ऐसे मरीज को समझाने के लिए? हैं? यूनानी में भेज देंगे। सर इसमें जो यूनानी कॉन्सेप्ट है फाइब्रोमाइल्जिया के सर बता भी रहते हैं, तो हमारे यहाँ जो रहते हैं दर्द रियाई दर्द है मतलब हाँ जब आपकी बाउल मूवमेंट्स ठीक नहीं होती, हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं हाँ होता, बैठे होते हैं बट इट्स नॉट हेल्दी। तो उसमें जब भी हमारी बाउल मूवमेंट्स ठीक नहीं होती, इनके हमारे जो हजम है, जो पाचन क्रिया ठीक नहीं होती, तो इसकी वजह से बहुत सारे जो रिया है वो रिलीज होते हैं और ह्यूमर यानी ब्लड में मिक्स होकर वो ट्रैवल करते हैं। तो जब भी ऐसा होता है जिसमें आपकी बाउल मूवमेंट ठीक नहीं है, डाइजेशन ठीक नहीं है, तो ये रिया एब्जॉर्ब होती है ब्लड के अंदर और ट्रैवल करती है, और जहाँ जहाँ ये ट्रैवल करती है वहाँ पेन क्रिएट करती है। इसलिए पेशेंट हमेशा पल्सेटिंग पेन बताता है, तो एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं होता है। कभी तो सर में दर्द होता है, कभी शोल्डर में पेन बताया, कभी स्टमक पेन या कभी बैक पेन, कभी तो उसको रिया ही दर्द कहते हैं। तो इसमें हम वो दवाएं जो डाइजेशन को ठीक करती हैं, इवन एलोपैथी में भी अभी जो लेटेस्ट जो रिसर्च हो रही है, न्यूरो एंडोक्राइन एक्सिस बोलते हैं। जो गट है, गट के अंदर बहुत सारे नर्व टिश्यूज़ हैं। सारे ऑटो इम्यून डिजीज़ेज जो जनरेट होती हैं वो गट ही माना गया है कि वहीं से आ रही हैं सब। यूनानी यही कहती है सारा कुछ करता है ऑल। हाँ हाँ, तो अब ये सभी उसमें आ रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, आप मरीज़ दो चीज़ें हैं। जो मरीज़ जैसे बताया यूनानी में भेज दो, तो हम कुछ मरीज़ छांट के रखते हैं। जैसे ऑस्टियोमाइलाइटिस, एक बारी बोन का इन्फेक्शन हो जाए ना, तो वो देख लेता है, इतनी बारी आता है आपके पास, देख लेता है ये खाना कब खाता है डॉक्टर, कपड़े कौन से पहनता है, आपके घर वालों से ज़्यादा उसको पता लग जाता है। ठीक होता है नहीं, आप ये दवाई बदल दो, वो दवाई बदल दो। तो ऐसे मरीज़ हम छांट के रखते हैं कि उसकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, उसके बाद भेज दो। ये 4 बारी जाएगा और वो चौथी बारी जाएगा, कहेगा मैं तो इतने साल से आ रहा हूँ डॉक्टर के पास, अभी तक तो ठीक नहीं हुआ, तो 4 मरीज़ तो भगा ही देगा वो। तो रेफ़र करने वाले वो मरीज़ सबसे बढ़िया हैं। फाइब्रोमाइल्जिया में मरीजों को, और दूसरा वज़न कम करना, ये ऑर्थोपेडिक्स में वज़न कम करने से डिजीज़ेस, खासकर लंबर स्पॉन्डिलोसिस में तो बहुत ड्रास्टिक इफ़ेक्ट आता है। मरीज़ को कैसे समझाओ? मरीज़ से मैं सवाल पूछ लेता हूँ, अंडा पहले आया मुर्गी पहले आई? तो थोड़ा सा उसको लगता भी है, हंसता भी है वो। फिर मैं कहता हूँ कि अगर तुम तो यूँ कहो कि मेरे को आराम आए तो मैं एक्सरसाइज करूँ, और मैं कहूँ कि एक्सरसाइज करो तो आराम आए, तो अब ये देख लो आप, इसका जवाब नहीं है कोई, लेकिन मेरे हिसाब से आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए फिर आराम आए। मैं 2-4 दिन 5-10 दिन और पेन रिलीवर्स दे दूंगा, लेकिन एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। एडहेसिव कैप्सुलाइटिस डायबिटिक्स में ज़्यादा कॉमन है, अदरवाइज़ बाकी सब में भी हो सकती है। एक एसोसिएशन इसका मूड रिलेटेड भी है। जो लोग थोड़ा सा जिनका मूड थोड़ा सा होता है, उनमें ज़्यादा होती है मिजाज से रिलेटेड मैंने पाया है, इसमें बोलती भी हैं बुक्स भी। और इस एडहेसिव कैप्सुलाइटिस क्या है, ये जो जॉइंट है इसके अराउंड जो स्ट्रक्चर्स हैं, कैप्सूल्स हैं, उसमें इन्फ्लामेशन होता है और वो सिकुड़ने लगता है। तो आपका ये जो मूवमेंट है ना, ये मूवमेंट धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं और ये पेन करता है। तो इसकी 3 स्टेज मानते हैं हम। पहली स्टेज में तो मरीज़ यूँ होता है, बिल्कुल सड़ी हुई सी शक्ल और सब कुछ, उस टाइम उसको दर्द भी बहुत होता है और रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट भी होता है। फिर क्या होता है, दर्द गायब हो जाता है, तो मरीज़ की शक्ल नॉर्मल हो जाती है, लेकिन मूवमेंट नहीं होता। फिर लास्ट में उसकी शक्ल ऐसी हो जाती है, दर्द भी गायब हो जाता है और मूवमेंट भी आ जाता है। आप एडहेसिव कैप्सुलाइटिस का जिसका इलाज हो चुका हो, उससे आप 1-2 साल बाद अगर पूछेंगे कि कौन से जॉइंट में हुआ था, तो ये करके देखेगा कि पता नहीं लग रहा है कौन से में हुआ, तो ऑलमोस्ट नॉर्मल आ जाती है इसकी। ठीक है, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस में न्यूरो एक्सोनल एक्सिस भी इन्वॉल्व है,
तो ये रिफ्लेक्स फेनोमेना होता है। पेन, स्टिफनेस, पेन एक दूसरे को बढ़ाते हैं ये, तो ये साइकिल कहीं ना कहीं ब्रेक करनी होती है। ब्रेक हम दवाइयों से कुछ दिन एनाल्जेसिक दे के कुछ एक्सरसाइज करके करते हैं। अभी ठीक हो गया है, परफेक्ट। सो ये डायबिटिक्स में ज़्यादा कॉमन है। इसमें हम कुछ और कारण की वजह से जॉइंट में जो स्टिफनेस आता है वो हमें सारे एक्सक्लूड करने हैं। वो कौन कौन से होते हैं? कॉमनेस, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन, भूख नहीं लगेगी, वज़न लॉस हो रहा होगा, यहाँ भी आपको कुछ ना कुछ दिखाई दे जाएगा एग्जामिन करने में, स्वेलिंग होगी, एब्सेस पैल्पेट होगी, है ना, कोई ट्यूमर है, रेस्ट पेन होगा। सो ये चीज़ें एक्सक्लूड करनी होती। रूमेटॉइड का है, मोनो आर्टिकुलर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसको भी आप एक्सक्लूड करोगे फैमिली हिस्ट्री ये वो लेके, ब्लड टेस्ट 1-2 करवा के। सो ये इसके वो हैं। ये 3 फेज दिए इन्होंने। सबसे पहले ये जो इन्वॉल्वमेंट होता है ना, इंफीरियर ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट, सबसे पहले वो इन्वॉल्व होता है। तो उसमें ये एक्सटर्नल रोटेशन और अबडक्शन, ये 2 मूवमेंट जाती हैं। तो ये वाला मूवमेंट सबसे पहले जाता है इसमें। तो इसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हम एडवाइस करते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज आप इनको बार बार फ्रीक्वेंटली एडवाइस करना होता है। वो इसलिए क्योंकि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के बाद ये सारा टिश्यू रिलैक्स होता है, जो कि विद टाइम दोबारा से वापस वहीं पहुंच जाता है। तो वापस पहुंचने से पहले अगर आपने फिर एक्सरसाइज कर ली तो आपको और ऊपर चढ़ जाएंगे और ऊपर चढ़ जाएंगे, नहीं तो उसी सीढ़ी से स्टार्ट होके उसी सीढ़ी पे वहीं पे जंप मारते रहेंगे। तो अगर रिपीटेडली बार बार करते हैं, दिन में 3-4 बार एक्सरसाइज करते हैं, तो डे के एंड पे आप तीसरी या चौथी सीढ़ी पे होंगे। अदरवाइज़ आप 1 से शुरू करेंगे, शाम तक फिर 1 पे। मैं डॉक्टर साहब एक्सरसाइज कर रहा हूँ जब से आपने बताया था। कितनी बारी कर रहे हो? दिन में 2 बार कर रहा हूँ। आप जहाँ थे वहीं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये बढ़ा नहीं होगा। तो इसमें रिपीटेशन ऑफ एक्सरसाइज सबसे इम्पॉर्टेंट। रेड फ्लैग साइंस, ट्यूमर, ऑटो इम्यून डिजीजेस, इन्फेक्शंस, ठीक है ना, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स, क्रिस्टल पैथीज, कोई नर्व डेफिसिट, अब इससे रिलेटेड आप कुछ भी डिस्कस करना चाहें, कुछ आ रहा हो कंट्राडिक्टरी, कुछ मैं बता गया हूँ ऐसा कुछ? थैंक यू। आप लोगों की दवाइयाँ इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, खुद ही बनाते हैं? नेशनली अवेलेबल हैं, नेशनली अवेलेबल हैं। खुद भी बनाते हैं हमारे लोग, जो सभी लोग। और जो क्वालिटी कंट्रोल है दवाइयों का, वो कैसे करते हैं? तो जो भी मार्केट में आती है पैक होके, वो उनका सर्टिफिकेट लगा होता है। एक्सपायरी डेट का क्या फिक्स करते हैं? यूजुअली कितना रहता है? 36 मंथ्स। 36। होम्योपैथी, आयुर्वेदा, एलोपैथी और यूनानी, इसमें जो खुराक है वो सबसे बड़ी किसकी है? यूनानी की। भर भर के पाउडर खाना पड़ता है। देखो होम्योपैथी का तो कोई डाउट ही नहीं है, वो सबसे कम है, वो तो पता भी नहीं लगता गया नहीं गया। ये तो बाकी सारी पैथीज की होम्योपैथी से ज़्यादा है, आयुर्वेदा की यूनानी से ज़्यादा है। आयुर्वेद में सेम है ऑलमोस्ट। हम यूनानी में अश्वगंध कहते हैं तो वो अश्वगंध कहते हैं।
और सेम बीमारी के लिए आमला कहते हैं तो आमला की कहते हैं, तो देर आर खाली नो नेम डिफरेंस है, प्रोसेसिंग ऑफ द मेडिसिन भी ऑलमोस्ट Same है। 90-20 सेम। और इंडिकेशंस ऑफ डिजीज सेम है सेम। The same herbs are this. Then thing is that तो इसको मिक्स करके एक नहीं बना सकते Ayurveda is getting नहीं सर, government patronage, कंसेप्ट में where थोड़ा Unani चेंज is है, not getting. हैं? कंसेप्ट में चेंज है। जैसे ह्यूमर्स में हम 5 के 4 की बात कर रहे हैं, वो 3 की बात कर रहे हैं, तो इस तरह का थोड़ा Doses में। नहीं नहीं those नहीं। नहीं नहीं नहीं, हाँ। बेसिक जो फिजियोलॉजिकल हाँ। जो फिजियोलॉजी जो हम पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा बेसिस ऑफ डिजीज तो वो थोड़ा डिफरेंट है आयुर्वेदा से। पैथोलॉजिकल बेसिस ऑफ डिजीज है वो डिफरेंट है, आयुर्वेदा के अलग है, हमारे अलग है। थोड़ा फॉर्म ऑफ मेडिसिन भी डिफरेंट है, बनाने का तरीका सोर्स सिमिलर है। आप इतने सारे यूनानी फिजिशियंस हैं, मैं वैसे ही पूछना चाहूँगा, ये थोड़ी सी आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन है। आउट ऑफ सिलेबस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को यूनानी में जितने भी लोग बैठे हैं, इसमें आप लोगों को क्या लगता है कि जो हमें बीमारियों के बारे में पता है और जो नहीं पता, तो पता है वो ज़्यादा है या जो नहीं पता वो ज़्यादा है? पता है वो ज्यादा है। पता है वो ज़्यादा है, जो नहीं पता वो कम है। एक्चुअली क्या है सर, नहीं पता का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ यूनानी सिस्टम, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक। रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत अच्छी बात बोली थी उन्होंने, मैंने नहीं बोली, उन्होंने ही बोली थी। वो थी ये कि मैं अगर स्कूल गया होता तो मैं भी ABCD कर रहा होता। समझ रहे हैं? जब मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो मैं इतनी सारी दवाइयाँ लिखता था। अब मेरी बहुत लिमिटेड दवाइयाँ हैं। मेरी पेन किलर एनाल्जेसिक 5 दिन से ज़्यादा नहीं होती। अगर 5 दिन से ज़्यादा हैं तो कुछ ना कुछ लाइलाज बीमारी है, फिर उसके लिए यूनानी। नहीं सर, आजकल तो नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन ज़्यादा हो रहे हैं फार्माकोलॉजिकल से, वही कंसेप्ट हमारा भी है। First will और एक good thing is that the Unani or Ayurveda whatever, they are having least side effects. herbal home remedies and all. अभी सर आप सिम्स बोल के जो बुक होती है ना सर, तो सिम्स के अंदर जो मेंशन किया रहता है कि इंडिकेशन 3-4 लाइन के करंट टेंडेंस ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट, कंट्राइंडिकेशन 2 लाइन 2 पेज की, साइड इफेक्ट 2 पेज की, एडवर्स ड्रग रिएक्शन ज़्यादा है। तो बट इन कंपैरिजन विद एलोपैथी, यूनानी एंड आयुर्वेदा में लेस रहता। आई एम नॉट सेइंग ओवर, आप ज़्यादा भी खा लेंगे तो पेट में बिरयानी भी नुकसान करेगी ना सर, पानी भी नुकसान करेगी। एलोपैथी में हमारी जो फार्माकोलॉजी बुक है वो स्टार्ट ही इसी से होती है कि एवरी ड्रग इज़ ए पॉइजन, एवरी पॉइजन इज़ ए ड्रग, इट डिपेंड्स ऑन डोज व्हाट यू गिव। ठीक है, खाना भी पॉइजन बन रहा है, किसी जा रहे हैं तो वो पॉइजन बन जा रहा है। सो डोज इज़ वेरी एसेंशियल। यूनानी में तो न्यूट्रिशनल कॉज मेन है। बेसिकली सर यूनानी कॉन्सेप्ट ये है कि आपको हेल्दी रहने के लिए ऑब्जर्वर पावर, उसको तबीयत कहते हैं। तो तबीयत हर एक इंडिविजुअल की होती है, वो ऑब्जर्व करती है हर एक ऑर्गन को, उसको एक स्पेसिफिक डिजाज देकर उसको कैसे काम करना है, उस जैसे वो काम कर रहा है, कोई भी ऑर्गन में काम कर रहा है, वो अपना उसको सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है। जब भी उसको उस ऑर्गन के स्पेसिफिक जो उसका ऑर्गन स्पेसिफिक न्यूट्रिशन है वो नहीं मिलता तो डिसोल्यूशन स्टार्ट होता है, वीकनेस आ जाती है, स्लो प्रोग्रेसिव डिजीज। अगर जॉइंट को स्पेसिफिक न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तब होगा। तो फिर डिजीज स्टार्ट होगी। तो हमें यही करना होता है। और हमारा जो रेजिमेंट है, जैसे हम इसमें कपिंग थेरेपी करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर, तो आपने कहा कि जो डिफ्यूजन प्रोसेस है न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो हिजामा देने में हम यही करते हैं कि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं। तब ये को लगता है कि यहाँ पर कुछ इन्फ्लेमेशन की कंडीशन पैदा हो रही है, तो वो स्पेसिफिकली वहाँ पर अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करती है, और नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होने की वजह से न्यूट्रिशन ज़्यादा आता है, तो उससे रिपेयर स्टार्ट होता है। तो बेसिक वही है कि न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की वजह से तो वहीं से स्टार्ट होता है, न्यूट्रिशन बेटर करना है। पेट से, ये पापी पेट है सब। नहीं, ये जैसा सर वो जो पहला पार्ट ने कहा, द कंसेप्ट इज यूनानी में कि बॉडी इज इट्स ओन हीलर, यू जस्ट नीड टू सपोर्ट इट rather than you try to treat Treat it. the disease. Thank you, sir.